ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जान कुरैशी और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आदम जी कोचिंग सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन और पेपर है ये केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू से। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फादर ऑफ अल्कीमी वाज नोन बाय। फादर ऑफ अल्कीमी यानी केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो किसे कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए अल-राज़ी, ऑप्शन बी जाबिर इब्न हय्यान, रॉबर्ट बॉयल और बेrzelius। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी विच इज जाबिर इब्न हय्यान। रॉबर्ट बॉयल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कंसीडर किए जाते हैं। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन, चैडविक, बोहर और रदरफोर्ड ने। तो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ। मास ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है? तो याद रखिएगा कि मास नंबर डिपेंड करता है दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे और वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये दोनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एटम के। द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंसिस्ट ऑफ। ट्राइटियम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या चीजें हैं? न्यूक्लियस की बात हो रही है। वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन थ्री न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन। इसके लिए हमें पता होना चाहिए मास नंबर ऑफ ट्राइटियम इज 3। प्रोटॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन चेंज होता है। 3 का मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। राइट, द नेक्स्ट MCQs आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर एटॉमिक नंबर्स पे बात हो रही है सो इट्स मीन द स्टेटमेंट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और अगर सिर्फ यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा होता है तो हम जाते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पर। न्यूलैंड के बारे में हम जानते हैं कि इनकी स्कीम जो थी वो 8 एलिमेंट्स के लिए थी, इसी वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है। और डॉबिनियर्स की स्कीम जो है वो 3 एलिमेंट्स के लिए थी, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ड्राइट। द मेंबर ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड। 7A के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स ग्रुप 8 है। हेलोजेंस जो है वो कहा जाता है बिकॉज दीज आर द सॉल्ट फॉर्मर्स व्हेन दे रिएक्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A। नॉर्मल एलिमेंट्स ये पता नहीं क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि ये एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। नाउ वैलेंसी ऑफ द नोबल गैस। नोबल गैस की जो वैलेंसी है वो क्या है? 0, 1, 2 और 3। नोबल गैसेस की वैलेंसी नहीं होती। ऑप्शन इज द ए, जीरो वैलेंसी होती है, दैट इज वाई इन्हें हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड जो है वो इसका दूसरा नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का सेम होने के लिए एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का मास जो है वो सेम होना जरूरी है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन है 32। एक ऑक्सीजन होता है 16 और दो है तो इसलिए 32। 32 + 12 44 है ये कार्बन डाइऑक्साइड। और N2O को देखें तो 14, 14 + 14 इज इक्वल टू 28 और ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं तो ये 44। तो ऑप्शन मुझे जो लग रहा है ए है, मैं इस पे पहले हाईलाइट कर लेता हूँ, बाकी ऑप्शन पे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन 44 था तो ये भी 44 है। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन 12 + 16 28। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट होगा, लिहाजा इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं हो सकता। NO2, NO2 में देखें तो ऑक्सीजन है 16 + 16 32, 32 + 14 ये हो जाता है 46 और कार्बन डाइऑक्साइड 44। तो अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया 2 का। कार्बन डाइऑक्साइड 44 और N2O4 है तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। ऑक्सीजन ही अगर हम देखें तो 64 हो जाएगा। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। A bottle of perfume is obtained in a 100 cubic meter room. एक बोतल जो है वो ओपन की गई है इतने बड़े वॉल्यूम के रूम में। द रूम डेवलप्स स्मेल्स। रूम में जो स्मेल डेवलप होगी वो किस वजह से होगी? डेंसिटी, विस्कोसिटी या डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन की वजह से होगी क्योंकि डिफ्यूजन ही वो अमल है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल तेजी से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वो जगह हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। द solubility ऑफ डैश इन लिक्विड इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। पूछा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी जो है वो सॉलिड की, लिक्विड की या गैसेस की, मेटल की, अगर हम देखें लिक्विड के अंदर तो वो टेम्परेचर के साथ जो है इंक्रीज होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है इसमें डेंस सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस या फिर मेटल्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सॉलिड। तो याद रखिएगा सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर वो टेम्परेचर के साथ राइज करती है। लिक्विड की अगर हम देखें
तो ये स्लाइटली जो है वो वैरी करती है टेम्परेचर के साथ एज कम्पेयर टू द सॉलिड, और गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। राइट, सो द प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज, जो प्योर वाटर है इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, ग्रेडली डिकम्पोज है, ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड या कम्प्लीटली आयनाइज्ड है। तो कम्प्लीटली आयनाइजेशन की वजह से करंट इसमें से पास नहीं हो सकता, या न्यूट्रल होने की वजह से इसमें से पास नहीं होता, रेडिली डिकम्पोज होने की वजह से पास नहीं हो सकता, या ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड होने की वजह से पास नहीं हो सकता। तो सवाल जो है हमारे पास ये है कि प्योर वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? तो याद रखिएगा कि न्यूट्रल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल होता है रेडिली डिकम्पोज्ड, ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड। तो याद रखिए कि पानी जो है वो अनआयनाइज्ड है, यानी कि आयंस जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती है, दैट इज वाई इसमें से करंट हम पास नहीं कर सकते। इन डैनियल सेल क्या होता है, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयंस, सिल्वर, सिल्वर का जिक्र या सिल्वर जो है वो डैनियल सेल में नहीं होता। तो डैनियल सेल में जो इस्तेमाल किया जाता है वो जिंक होता है, एंड इट इज जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक आयंस। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होते हैं कहाँ से? फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ जाते हैं, या एनोड से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इट फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से फ्लो करेगा ये? और याद रखो कि अगर इसकी डायरेक्शन हमें मालूम करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इट विल मूव टू द पॉजिटिव पोल, और पॉजिटिव पोल जो है वो एनोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो फ्लो करेगा ये किसी नेगेटिव रीजन से और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ऑप्शन बी पे हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कैथोड भी नेगेटिव होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ नहीं मूव करेगा। ऑप्शन सी कैथोड लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि जो कैथोड की तरफ मूव करना है अगेन वही बात हो जाएगी कि नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन नहीं करता। चौथा ऑप्शन है एनोड से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तो याद रखो एनोड से रिलीज ही नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से रिलीज होता है, तो लिहाजा ये एनोड से रिलीज नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैथोड टू एनोड। अमोनिया इज अ लुईस बेस बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सिंपल बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो लुईस एसिड्स होते हैं और लुईस बेसिस होते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा आप इसको समझाना पड़ेगा मुझे। तो याद रखिएगा कि लोएस्ट बेस की जब भी बात होगी तो NH3 स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, हमें पहले ये समझना है। और नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से अमोनिया जो है वो लोएस्ट बेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम उसे लोएस्ट बेस कंसीडर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेंथ एसिड्स की किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसकी डेंसिटी पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, या बेसिसिटी पे। तो एसिड की जो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आयनाइजेशन पे। Salts, okay. Salts which are formed by the partial neutralization of an acid by a base. वो salts जो कि partial neutralization of acids की वजह से फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? So salts that are formed by the partial neutralization of acids by a base are called acidic salts. K2SO4, Al2SO4 324H2O, it is the formula of, ये किसका formula? It is the formula of potash alum. The process in which solid directly changes into the vapors is known as, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सॉलिड से वेपर्स की बात हो रही है तो याद रखिएगा सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये स्टेटमेंट आपके पास इस तरह से भी आ सकती है कि आपके पास लेट्स सपोज सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 0.4 है, तो सॉल्वेंट कितनी होगी? तो आप बताएंगे 0.6, क्योंकि 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। द मोस्ट अबंडेंट एंड यूजफुल हेलोजन, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है और यूजफुल है? और सबसे बड़ी बात हेलोजन की बात कर रहे हैं तो कोई दूसरा एलिमेंट हेलोजन के अलावा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है। इट इज द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एटम, एटम के अंदर सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मास बहुत छोटा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं, फोटॉन को भी हम कट कर देंगे।
क्योंकि फोटोन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे हमने एटम की बात कर रहे हैं, तो फोटोन को तो हमने कट कर दिया। यहाँ पे भी ये एमसीक्यूज आपको दो तरह से कंफ्यूज करेगा। इट इज द हैवीएस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे एटम का जिक्र नहीं किया, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन, तो आप क्लिक करोगे फोटोन पे। बट अगर एटम का जिक्र आ जाता है तो आपके पास ऑप्शन बी और सी बचते हैं। तो याद रखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि प्रोटॉन का मास है 1.673 टेंस पावर जो है इसके ऊपर होती है -27, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675, 0.673 और 0.675, एक छोटा सा माइनर का डिफरेंस है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन का मास अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, यानी कि एक प्रोटॉन और 1836 इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन से तो सिर्फ और सिर्फ जो फर्क हमें मिलता है वो मिलता है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन बराबर होता है 1838 इलेक्ट्रॉन्स के। तो अब देखो कंपैरिजन में प्रोटॉन 1836 टाइम्स ज्यादा है और न्यूट्रॉन 1838 टाइम्स, तो इसलिए न्यूट्रॉन का मास जो है वो ज्यादा होगा। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 6 है। इनकम्प्लीट भी पूछते हैं, अगर कहा जाए इनकम्प्लीट है तो आप 7 पे क्लिक करोगे। द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज, अलॉय जो कॉपर और जिंक के होते हैं उन्हें क्या कहा? करेक्ट ऑप्शन इज द ब्रास। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर की बात हो रही है तो ऑप्शन जो है वो मोलैरिटी है, और अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम कहा जाता तो आप मोलैरिटी पे क्लिक करते। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्या कहलाते हैं? पीरियड, सीरीज, ग्रुप्स या फिर रॉस कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की के पीरियोडिक टेबल में, याद रखें एक तो है हॉरिजॉन्टल रॉस और एक है वर्टिकल कॉलम्स। तो सवाल यह है कि वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं? वर्टिकल कॉलम्स हमेशा पीरियड्स होते हैं। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं हॉरिजॉन्टल रॉस क्या है, तो आप बताएंगे हॉरिजॉन्टल रॉस जो है वो ग्रुप्स है। 1 फैराडे इज इक्वल टू, 1 फैराडे में कितने कूलम्स है? तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, विच इज ऑप्शन बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल, इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विड मेटल है? अब लिक्विड का भी जिक्र है मेटल का भी, तो अगर मेटालिक लिक्विड की बात हो रही है तो इट इज मर्क्यूरी, और अगर सिर्फ लिक्विड की बात होती है तो हम ब्रोमीन पे क्लिक करते हैं। तो ये तो बात हो गई एमसीक्यूज पे। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस गिवन है आपको, जो है वो इस सेक्शन में से 3 नंबर का एक सवाल है, लिहाजा आपने 6 सवाल अटेम्प्ट करने। फर्स्ट इज डिफाइन केमिस्ट्री, ऑल्सो डिस्क्राइब द फॉलोइंग ब्रांचेस। दो ब्रांचेस आपको गिवन है, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपने सिर्फ इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, केमिस्ट्री बतानी है क्या होती है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपने इन दो रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही साथ एक एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। व्हाट इज मोल, मोल क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 125 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, या आपने कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड when 10 ampere of current is passed through a silver nitrate solution for 50 minutes. क्वेश्चन 5 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आयंस। आयंस आपको गिवन है O2, मैग्नीशियम -2, क्लोरीन मैग्नीशियम +2, क्लोरीन क्लोराइड आयन है। तो इसमें आपने क्या करना है? आयंस मालूम करने हैं। क्वेश्चन 6 राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 3 डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बताओगे। विच गैसेस फ्रॉम अमंग कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एंड हाइड्रोजन विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट बाय, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो है वो डिफ्यूज कर रही है, क्यों कर रही है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड मास, जैसे मैंने बताया था एमसीक्यूज में भी, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है, मीथेन का 16 है और हाइड्रोजन का 2, तो सबसे ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन मूव करेगी, फिर मीथेन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। रीजन मैंने अभी जस्टिफाई किया। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है इसके बाद। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन 2 2 KCl 2 3 6, पहली इक्वेशन बैलेंस्ड है, सेकंड बैलेंस नहीं है, और थर्ड भी जो है वो बैलेंस 3 2 6 3 2 6 3 2 6 एंड 3, तो ये भी बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस जो है वो करके मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताता हूँ, और उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ। क्वेश्चन 10 डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मैंने अभी जैसे कहा कि वीडियो बनाते, तो उस वीडियो को मैं बनाने के बाद इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और इसके अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम जो एमसीक्यूज है, सॉरी न्यूमेरिकल्स प्लस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी। राइट, सेक्शन सी,
अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 सवाल हल करने, 6 सवाल का एक पार्ट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन करनी है। साथ ही साथ लैंडॉल एक्सपेरिमेंट भी आपने बताना है, या एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद द सपोर्ट ऑफ एनी वन एग्जांपल। आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की एक्सप्लेनेशन लिखनी है स्टेटमेंट के साथ, और कोई एक एग्जांपल ही बतानी है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl। यहाँ पे आपने एलोबरेट करना है, इलस्ट्रेट नहीं करना, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, डायग्राम इज नॉट नेसेसरीली नीड। डिफाइन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी, फैक्टर्स बताने सॉलिबिलिटी पे क्या अफेक्ट करते हैं, और फिर आप बताओगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉलिबिलिटी पे। सिर्फ आपसे एक ही फैक्टर की डिस्क्रिप्शन पूछी गई है। स्टेट एंड क्लेम फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राइडे के सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की आपने स्टेटमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन दी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।